बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओज़ोन लेयर से रिलेटेड है। इसमें हम ओज़ोन की फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, फिर कुछ इसकी डिस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे और फिर इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओज़ोन को देखते हैं। ओज़ोन जो है दैट इज़ अ लेयर दैट लाइज ऑन द टॉप ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है लेयर है, जो कि सेकंड रीजन एटमॉस्फेयर का आफ्टर द ट्रोपोस्फीयर, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर। और दैट एक्सटेंड ऑलमोस्ट फ्राम 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो ये जो सबसे पहले ओजोन लेयर है दैट बिगेंस टू फॉर्म आफ्टर द ब्लू ग्रीन एल्गी बिगेन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। दुनिया में जो पहला बेसिकली प्लांट था जिसने ऑक्सीजन बनाना शुरू की, तो उसी वक्त से ये ओजोन बनने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया था। और ये जो सारा अरसा है साइंटिस्ट ने जो एस्टिमेट लगाया है, ये तकरीबन 2.3 बिलियन ईयर्स अगो बनता है, 2.3 बिलियन ईयर अगो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चलता रहा। और जो ओजोन आजकल हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर 400 मिलियन ईयर अगो का अरसा लगा पूरी की पूरी ओजोन को डेवलप होने में। और ये तब हुआ कि जब ग्रीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा इवाल्व हो गए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो ओजोन भी फुली डेवलप होगी। आज जो ओजोन है इसको अर्थ का नेचुरल सन स्क्रीन भी कहा जाता है, और उसकी वजह यही है कि ये फ़िल्टर कर देती है हार्मफुल रेडिएशन को बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो ओजोन को जिस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है दैट इज़ नोन एज डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन बेसिकली साइंटिस्ट था गॉर्डन M.P. डॉप्सन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट बिल्ड किया था टू मेजर द अबंडेंस ऑफ द ओजोन फ्रॉम द ग्राउंड। तो उसी के नाम पर इस यूनिट को नाम दिया गया है डॉप्सन यूनिट। तो ये अमाउंट ऑफ ओजोन को मेजर करता है। जो 1 डॉप्सन यूनिट होता है दैट रेफर्स टू 2.7 इंटू 10⁻16 ओजोन मालिक्यूल पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी एक डॉप्सन यूनिट है तो उसके अंदर तकरीबन 2.7 इंटू 16 ओजोन के मालिक्यूल होंगे। और जो एक डॉप्सन यूनिट होता है दैट रेफर्स टू द ओजोन लेयर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.001 सेंटीमीटर थिक अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह अगर हमारे पास 300 डॉप्सन यूनिट है तो इसका मतलब है 0.3 सेंटीमीटर थिक लेयर की हम बात कर रहे हैं इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉलम के अंदर। जो 2000 के अंदर एवरेज अबंडेंस थी ओजोन की फ्रॉम 90 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री नॉर्थ, वो थी 2.934 डॉप्सन यूनिट्स। और जो ओजोन की अबंडेंस है ओवर द अंटार्कटिका कभी कभार इतनी कम हो जाती है कि दैट इज़ बिलो 150 डॉप्सन यूनिट्स। सो ओजोन कहीं पर भी जहाँ पर उसकी एवरेज से कम वैल्यू आ जाएगी, उसका मतलब है कि यहाँ पर ओजोन का होल क्रिएट हो गया है। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ओजोन की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फियर के अंदर ओजोन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है। उसकी रीज़न यही है कि ओजोन का मालिक्यूल अगर मौजूद भी हो तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू O2 एंड एटॉमिक ऑक्सीजन, तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्टेबल नहीं होता। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर तो इसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट होती ही नहीं है, निगलिजिबल सी अमाउंट होती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट होती है, वहाँ पर प्रोड्यूस भी हो रही होती है। और इसकी जो कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर दैट एक्सटेंड फ्रॉम 20 to 30 किलोमीटर। ओजोन लेयर जो है वो बनता कैसे है? ओजोन लेयर की जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर नॉर्मल जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है इन द स्ट्रेटोस्फियर वो यूवी लाइट को ऑब्ज़र्व करता है, और जैसे यूवी लाइट को ऑब्ज़र्व करता है तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू 2 ऑक्सीजन एटम। और इसके लिए जो वेवलेंथ चाहिए होती है वो 240 नैनोमीटर होती है। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डेल एच दैट इज़ अ 400 एंड एंथैल्पी दैट इज़ अ 498 किलो जूल पर मोल। ये 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी से हम वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओजोन की फॉर्मेशन के अंदर कौन सी वेवलेंथ जो है यूवी रेडिएशन की यूज़ होती है। तो उसके लिए प्लांक्स की इक्वेशन यूज़ की जाती है दैट इज़ E = H × म्यू, और म्यू = C/λ।
तो म्यू की वैल्यू पुट करें तो ई इज़ इक्वल टू एच सी बाई लेमडा आ जाएगा एंड लेमडा इज़ इक्वल टू एच सी बाई ई। एनर्जी ऊपर मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ 498। एच प्लांट्स कांस्टेंट, सी इज़ आल्सो कांस्टेंट। अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद एवोगाड्रोस नंबर और फिर उसे हम कन्वर्ट कर दें अगर नैनोमीटर को मीटर के अंदर, क्योंकि बाकी यूनिट मीटर के अंदर हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ सारे वैल्यूज़ पुट करें तो लेमडा आ जाता है 240 नैनोमीटर। सो ये रीजन है सन स्पेक्ट्रम का, इसको कहा जाता है फार यूवी। तो यही रीजन चाहिए होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये रीजन होगा, इतनी वेवलेंथ होगी, इसके करस्पॉन्ड 498 एनर्जी होगी, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा और ओजोन बनेगी, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो सिंगल जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एटम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फ़ौरन वो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और O3 बना देगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये M है, M जो है दैट इज़ द थर्ड मॉलिक्यूल जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, और ज़्यादातर जो M होता है वो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। M का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जब भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, उसकी एनर्जी को कैरीड आउट करने के लिए M यूज़ किया जाता है। सो M जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ नेसेसरी टू कैरी अवे हीट जनरेटेड बाय द कोलिजन बिटवीन O एंड O2। अब क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, यही वजह है कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ट्रोपोस्फीयर के मुकाबले में इंक्रीज़ कर जाता है। यही जो ऊपर रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है। अब स्ट्रेटोस्फीयर हमारे पास जो रीजन आ गया इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जबकि जो ट्रोपोस्फीयर है उसका रीजन जो है वो कम है, और ऊपर मीजोस्फीयर है उसका भी टेम्परेचर कम है। सो जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फियर दैट लाइज बिटवीन द टू लोअर टेम्परेचर रीजन। ऊपर भी जो रीजन है वो भी ठंडा है, जो नीचे रीजन है वो भी ठंडा है, तो उनके दरमियान में जो गर्म रीजन है दैट इज़ नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर। अब जो कोल्डर एयर होती है वो डेंसर होती है और वार्मर एयर इसके ऊपर आ गई है, और डेंसर एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती, वर्टिकल मिक्सिंग स्लो प्रोसेस होता है। यही वजह है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है वो अपनी जगह साकन रहती है, उसकी जगह चेंज नहीं होती। तो इसी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर को नाम दिया गया है स्ट्रेटोस्फीयर का, क्योंकि जो एयर है वो स्ट्रेटिफाइड है, वो चेंज नहीं हो रही, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही, गर्म एयर उधर ही है, उसके ऊपर भी कोल्ड बॉडी है, नीचे भी कोल्ड बॉडी है। जब ओजोन का मॉलिक्यूल एक दफ़ा बन जाता है तो ऐसा नहीं वो बनकर बस एग्जिस्ट कर गया और आराम से बैठ जाएगा। तो ओजोन का मॉलिक्यूल अगेन रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, यूवी रेडिएशन 240 to 320 नैनोमीटर, और ये अगेन ब्रेक डाउन कर जाएगा इनटू O2 एंड O। सो कंटिन्यूसली ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो बनते भी रहते हैं, कंटिन्यूसली ओजोन के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। तो ये एक इनके दरमियान में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, और वो ये इक्विलिब्रियम जो है वो ओजोन लेयर के अंदर होता है। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब ये है कि ओजोन की जो डिस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गई है। सो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो सीज़न के ऊपर डिपेंड करती है और अल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो नॉर्मल ओजोन की कंसंट्रेशन है दैट इज़ अबाउट 10 ppm।